हेलो चार सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपोज सर पर। तो 22 तक के क्वेश्चन हमने पीछे देख लिए हैं और आज देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 23 से बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन उनका सॉल्यूशन। प्रश्न नंबर 23 में कहा है, यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम तथा nवां पद क्रमशः ए तथा बी है और पी एन पदों का गुणनफल है तो सिद्ध कीजिए कि पी स्क्वायर बराबर ए बी की घात एन। ठीक है, तो यहाँ पे हम मान लेंगे, माना श्रेणी का पहला पद, माना श्रेणी का प्रथम पद तो देखो आपको दे रखा है, यहाँ पे आप सार्वनुपात को मान लेंगे आर, माना श्रेणी का सार्वनुपात। ठीक है, आप ले लेंगे कितना यहाँ पे आर। अब आपको जैसे प्रश्न में दिया है, पहला पद दिया है, पहला पद कितना दिया है आपको ए। ठीक है, यानी आप कह सकते हैं कि पहले पद के लिए देखो आपका ए वन बराबर आ जाएगा ए, और फिर आपको दिया है एनवा पद, उसको आप लिख लीजिए एनवा पद, और एनवा पद दिया आपको बी। यानी आप यहाँ से कह सकते हैं कि ए आर की घात एन माइनस वन, देखो ए एनवे पद के लिए फॉर्मूला होता है ए आर की घात एन माइनस वन बराबर में बी। ठीक है, अब यहाँ से आप क्या ले सकते हैं, सिंपल गुणा कराएंगे। देखो हमें प्रसिद्ध क्या करना है, ए बी की घात एन। आगे देखो पी एन पदों का गुणनफल दे रखा है, यहाँ पे हमें पी स्क्वायर चाहिए होगा, वो स्क्वायर बाद में करेंगे। बट पहले देखो यहाँ पे ए और बी दे रखा है, तो यहाँ पे हम क्या कराएंगे, ए और बी की गुणा कराएंगे। ठीक है, ए और बी के जब हम गुणा कराएंगे, यानी और ए और बी आपका कब आएगा, जब हम प्रथम पद और अंतिम पद की क्या कराएंगे, एनवा पद का मतलब क्या हुआ, अंतिम पद। ठीक है, तो जब हम पहले पद और अंतिम पद की गुणा कराएंगे, देखो ए और बी मिल जाएगा हमें, तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रथम पद, प्रथम पद गुणा अंतिम पद। ठीक हो गया, बराबर कितना आ जाएगा, देखो प्रथम पद की गुणा, प्रथम पद आपका दे रखा है ए, गुणा कराने में अंतिम पद से, अंतिम पद आपको दे रखा है बी, और प्रथम पद के लिए देखो आपको यानी ए वन का मान दिया आपको ए। ठीक है, गुणा अंतिम पद आपको दे रखा है ए आर की घात एन माइनस वन, जो उसका फॉर्मूला बनता है ए आर की घात एन माइनस वन। देखो ए वन को हम ए लिख सकते हैं, इसलिए हमने ए ले लिया, बराबर में आपके पास ए गुणा बी। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखो अगर हम ए की गुणा ए से करा दे तो ये बन जाएगा आपका क्या, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर आर की घात एन माइनस वन बराबर में आ जाएगा आपका ए बी। इसको आप ले लीजिए समीकरण नंबर एक। अभी तक हमने क्या किया, पहला पद लिख लिया जो हमको दिया है, फिर एनवा पद दिया है वो हमने लिख लिया, फिर हमें देखो ए बी चाहिए जो हमें सिद्ध करना है। तो ए बी के लिए हमने देखा कि पहला पद और अंतिम पद के अगर गुणा कराएंगे तो हमें ए बी मिल जाएगा। तो बाकी हमारे पास लेफ्ट साइड में जो कंडीशन, जो हमारे पास इक्वेशन आई है वो आप देख पा रहे हैं, ए स्क्वायर आर की घात एन माइनस वन ए बी। ठीक है, अब जैसे आगे का है कि पी एन पदों का गुणनफल है, दिया है पी बराबर क्या, एन पदों का गुणनफल, एन पदों का गुणनफल, ये आपको क्वेश्चन में ही दिया है। ठीक है, तो एन पदों का गुणनफल की अगर हम बात करें, देखो आपको पता है कि एन पदों का योगफल निकालना, फिर एनवें पद तक मान निकालिए, तो उसके लिए देखो आपकी जो एक इक्वेशन बन जाती है, अगर हम एनवें पद तक जाएं तो देखो आपका ए, ठीक है, ए वन कॉमा ए टू, और देखो क्या दे रखा है, गुणनफल दिया है, यानी यहाँ पे हम लगाएंगे क्या, गुणा का निशान, ए वन इंटू ए टू इंटू ए थ्री इंटू ए फोर, और कहाँ तक जाएगा ये, एन पदों तक, यानी ए एन। ठीक है, अब देखो पहला पद आपको दे रखा है ए, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो दूसरे पद के लिए अगर हम बात करें, दूसरे पद के लिए बात करें तो दूसरा पद आपका क्या होता है, ए आर की घात कितना, सिर्फ देखो अगर मैं बात करूं पीछे वाले क्वेश्चन में, अगर आपको क्या निकालना था, दूसरा पद, जैसे आप क्लास 10th में देख रहे थे, पहले पद के लिए फॉर्मूला आपका क्या आ जाता है ए, दूसरे पद के लिए आ जाता है ए प्लस डी, तीसरे पद के लिए आ जाता है ए प्लस टू डी। ठीक है, ऐसे देखो पहले पद के लिए ए, दूसरे पद के लिए ए आर, ऐसे ही तीसरे पद के लिए बन जाएगा ए आर स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से आपका ये मल्टीप्लाई डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा, ए की घात, सॉरी ए आर की घात एन माइनस वन तक जाएगा। ये आप अच्छे से समझ चुके हैं और पीछे आप ये क्लास 10 में भी देख चुके हैं। तो इस तरह से आप देखो पदों का जो है, पदों का गुणनफल आएगा वो आपने देख लिया। अब यहाँ से आप देखेंगे पूरे में क्या कॉमन है, ए की घात, देखो पूरे में ए है, यानी इसको हम क्या ले सकते हैं, ए की घात एन। ठीक है, ए की घात क्या है, एन। यहाँ से आप क्या निकाल रहे हैं, ए की घात एन कॉमन निकालो, देखो एन तक जाएगा, ये ए का मान कहाँ तक जाएगा, एन, एन तक जा रहा है। ठीक है, अंतिम पद तक जा रहा है।
तो इसलिए हमने क्या लिख लिया, इस यहाँ से पूरे में से हमने ए कॉमन निकाल लिया, हमारे पास अंदर बचेगा देखो, यहाँ पर तो कुछ नहीं है, यहाँ पर बचेगा देखो आपका आर, और मल्टीप्लाई में आर, फिर इंटू आर स्क्वायर, फिर इंटू आर क्यूब, इस तरह से आपका ये बचेगा डॉट डॉट डॉट, लास्ट में आपके पास बचेगा क्या, आर की घात एन माइनस वन। ठीक है, ए की घात एन कहाँ से है, ये जो आपको ए हर लाइन हर उसके साथ दिख रहा है, तो वहां से हमने क्या कॉमन निकाल लिया। अब एक चीज और यहाँ पे आपको पता होनी चाहिए कि यहाँ पे देखो अंदर सब क्या है, मल्टीप्लाई में, और मल्टीप्लाई में क्या होती है, घातें जुड़ती हैं, मल्टीप्लाई में घातें जुड़ती है। देखो यहाँ से हम क्या कर लेंगे, देखो आर सबसे इसका जो बेस है वो सेम है, घातें जोड़ लेंगे, देखो एक प्लस दो प्लस तीन प्लस डॉट 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 करके कहाँ तक जाएगा आपका, एन माइनस वन तक। ठीक है, आपने सिंपल क्या किया, गुणा में घातें जुड़ती है, इस चीज का यहाँ पर फायदा उठाया और आपने सबको प्लस कर दिया। अब अगर हम यहाँ पे देखें, ए की घात एन तो है ही ऑलरेडी, अब ऊपर आप देखेंगे एक दो तीन डॉट 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 कहाँ तक जा रहा है, आपका एन तक जा रहा है, यानी आपकी क्या है, प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, और एन माइनस वन तक। ठीक है, यानी अंतिम पद से एक पद पहले तक। तो इसके लिए देखो एक फॉर्मूला आता है जो आपने याद रख लेना है, ये मैं आपको यहाँ पर साइड में लिख देता हूँ, इसको आपने याद रखना है, ये एक फॉर्मूला है। ठीक है, एक प्लस दो प्लस तीन प्लस डॉट डॉट डॉट, इस तरह अगर आपका एन माइनस वन तक चल रहा है, ठीक है, जो श्रेणी आपकी एन माइनस वन तक चलती है, तो इसके लिए फॉर्मूला जो आपको बनता है वो बनता है एन माइनस वन एन बट्टे दो। ठीक है, ये आपने याद रखना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पर मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाएंगे। अब देखो आर की घात कितना आ जाएगा, देखो आर की घात में आ जाएगा एन माइनस वन, आर की घात में एन माइनस वन और बट्टे में दो। ठीक है, और इधर मल्टीप्लाई में क्या है आपके पास, एन। क्या क्या हमने सिर्फ जो ये एक दो तीन चार डॉट एन एन तक एन माइनस वन तक देख रहे हैं, उसके लिए हमने यहाँ पर इसको यूज कर लिया है। अब इक्वल टू में आपके पास क्या है, कंटिन्यू पी। अब यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। क्या बचा देखो आपके पास, ए की घात एन, फिर आर की घात एन माइनस वन एन बट्टे दो। अब क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, पी स्क्वायर सिद्ध करना है। देखो आपने एक तो यहाँ पे समीकरण एक में ए भी देख लिया। ठीक है, अब आपको इधर दिख रहा है कि पी स्क्वायर लाना है, तो आपके सामने पी तो आ गया, अब इसका स्क्वायर करना है, तो हम क्या लिखेंगे, दोनों और वर्ग करने पर, दोनों और वर्ग करने पर। ठीक है, जब आप दोनों और वर्ग करेंगे, देखो आपके सामने क्या कंडीशन निकल कर आएगी, इसको मैं आपके लिए डाल देता हूँ एक साइड में, साइड में नहीं मतलब पूरा गायब नहीं करना है, एक साइड में रखना है। तो इसको यहाँ से मैं थोड़ा सा छोटा करके लिख देता हूँ इसी के जस्ट नीचे। ठीक है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा जब नोट करेंगे। तो बात करें उसके बाद नेक्स्ट कि हमने क्या कर दी, गुणा करा दी है, तो दोनों और वर्ग करेंगे, देखो ये बन जाएगा आपका पी स्क्वायर बराबर, इधर बन जाएगा देखो ए, ए और उसकी घात में कितना है आपके पास एन, फिर आपके पास आर की घात एन माइनस वन बट्टे में दो, और यहाँ पे है आपके पास एन, और देखो इस पूरे की घात में कितना आ जाएगा, दो। ठीक है, अब देखो इस दो की घात जब आप अंदर ले जाएंगे, तो ये बन जाएगा आपका ए की घात एन, मतलब टू एन, मतलब ए की घात में तो आएगा दो, तो देखो दो, ए की घात में दो एन आ गया, इंटू ऐसे ही देखो आर की घात में एन माइनस वन ब्रैकेट के बाहर एन, और देखो घात दो आ जाएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा दो, बट में ऑलरेडी दो है, इस दो से दो ही हो जाएगा कट। ठीक है, बचा आपके पास कितना, ए की घात दो एन डॉट फिर आर की घात आ जाएगा एन माइनस वन इंटू एन। अब यहाँ पे एक चीज और अगर आप नोटिस करें, देखो इसकी घात भी एन है, इसकी घात भी एन है, तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं, ए की घात एन को कॉमन निकाल सकते हैं, तो आपके पास बचेगा एन माइनस वन पूरे की घात एन, और इक्वल टू में आपके पास क्या है, पी स्क्वायर। क्लियर है, देखो यहाँ पे आपने क्या निकाल दिया, एन कॉमन निकाला, यहाँ से आपका एन गया, यहाँ से आपका एन गया, पूरे के बाहर आ गया एन, यहाँ से बचा आपके पास ए स्क्वायर, और इनटू आ गया आपके पास देखो आर की घात एन माइनस वन। अब यहाँ से अगर हम देखें, ए स्क्वायर आर की घात एन माइनस वन, इधर देखो ए स्क्वायर आर की घात एन माइनस वन, समीकरण जो एक था, तो सिंपल अब आपने क्या लिखना है, समीकरण एक व दो से, इसको आपने समीकरण दो लिख लिया, लिखेंगे हम समीकरण एक व समीकरण दो से। अब देखो आपके पास यहाँ पे ए की मतलब ए स्क्वायर आर एन माइनस वन की जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, ए भी लिख सकते हैं, आप बोलेंगे कि सर बिल्कुल लिख सकते हैं, तो देखो आपका पी स्क्वायर सेम टू सेम आ जाएगा,
और इस पूरे का मान उधर आपको दे रखा है ए बी। ठीक है, ए बी लिखा आपने, घात में कितना है आपके पास, देखो यहाँ पर एन, और यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। देखो पी स्क्वायर और बराबर में है आपका ए बी की घात एन, देखो यहाँ पर पी स्क्वायर बराबर ए बी की घात में एन। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन हो गया है कंप्लीट। आई होप बच्चे उसको आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्वेश्चन नंबर 24 में कहा है, दिखाइए कि गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम n पदों के योगफल तथा n+1वें पद से 2nवें पद तक के पदों के योगफल का अनुपात 1/r की घात n है। ये आपको सिद्ध करना है। तो स्टेप बाय स्टेप हम यहाँ पे एक एक देखेंगे। तो सबसे पहले लिख लेते हैं कि गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद और सार्वत्रिक ले लेते हैं r। ठीक है, ये स्टेप आपने सबसे पहले कंप्लीट कर लेना है। माना गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद a व सार्वत्रिक कितना है, r। अब जैसे जैसे क्वेश्चन में कहा वैसे वैसे आप कर देंगे। प्रथम n पदों का योगफल, यानी अगर हम बात करें n पदों का योगफल के लिए फॉर्मूला क्या आ जाएगा, देखो n पदों का योगफल, यानी एस एन बराबर आपने निकालना है। तो देखो n पदों के योगफल के लिए अगर आप देखें कंडीशन, तो ये बन जाएगा आपका एस एन बराबर, फॉर्मूला क्या होता है, ए और फिर ब्रैकेट में आ जाएगा आपका 1 - r की घात n, बट्टे में आ जाएगा आपके पास 1 - r। ठीक हो गया। इसको आप ले लेंगे क्या, समीकरण एक ले लो। ऐसे ही फिर आपको दिया है तथा n+1, अब यहाँ पे आप लिखेंगे n+1 वे पद से, या फिर प्रथम 2n पदों का योगफल, अगर हम यहाँ पे देखें n+1 वे पद से 2n वे पद तक का योगफल, तो अब यहाँ पे आप सीधा क्या निकालेंगे, 2n वे पद का योगफल, 2n वे पद का योगफल। जो आपको क्वेश्चन में दिया आपने सिर्फ वही नोट करना है और कुछ एक्स्ट्रा अलग दिमाग नहीं चलाना है। देखो यहाँ पे n के लिए था एस एन, और जब यहाँ पर 2n आ गया तो n की जगह पर कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2n। फॉर्मूला सेम रहेगा आपका, a 1 - r की घात, देखो पहले n था तो इसलिए हमने लिया, अब यहाँ पे आपको कितना मान दे रखा है आपका, n का 2n दे रखा है। ठीक है, और बट्टे में आपके पास 1 - r। कंप्लीट समीकरण नंबर 2। अब जैसे आपसे क्वेश्चन में कहा है कि nवें पदों के योगफल तथा n+1वें पद से 2nवें पद तक के पदों का योगफल का अनुपात आपको दे रखा है कितना, एक बट्टे, सॉरी दे नहीं रखा है आपको, मतलब सिद्ध करना है। ठीक है, तो इसके लिए आपने सिंपली क्या लिखना है, जो लाइन आपसे यहाँ पर दी गई है क्वेश्चन में, उसी के अकॉर्डिंग आपने यहाँ पर वो लाइन रिपीट करनी है। हम लिखेंगे यहाँ पे n, तब आ जाएगा यहाँ पे n+1 वें पद से, वें पद से 2nवें पद, 2nवें पद, आगे आपको कहा है तक का योगफल। एक चीज मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, जब आपको ये कंडीशन मिल जाएगी इस तरह से, जब आप भी क्वेश्चन देखेंगे, नॉर्मली देखो सभी में सेम आएगा, जब भी आप इस टाइप का क्वेश्चन देखेंगे कि n+1वें पद से 2nवें पद तक के पदों का योगफल जब आपके सामने कंडीशन आ जाए, तब आपने सिंपली क्या कर देना है कि जैसे आपको पहले दे दिया n पदों का योगफल, फिर आपने 2n पदों का योगफल निकाल लिया, तो इसके लिए देखो आपका बन जाएगा सिंपली s2n माइनस आ जाएगा आपका sn। ठीक है, यहाँ पर आपको कुछ ज्यादा वो नहीं अपना दिमाग चलाना है, कोई वो नहीं करना है अपने आप को परेशान की मतलब कहाँ से आ गया, यहाँ पे तो योगफल का है। बट आपकी जब गुणोत्तर श्रेणी आएगी उसमें आपकी कंडीशन आएगी, यानी जो आपका दूसरा पद होगा उसमें से पहले पद को आपने माइनस करना है, तभी आपको क्या मिलेगा, योगफल मिलेगा। ये आपका अगर मैं बात करूँ तो एक्सरसाइज आपने जो 5.3 करी थी क्लास 10 में, उसमें आपका इस टाइप का एक क्वेश्चन था। ठीक है, जिसमें आपसे 7-8 चीजें पूछी गई थी, तो सेम वही उसी तरह यहाँ पर आपका माइनस हो जाएगा। अब बात करें आगे इस स्टेप में, तो S2n का मान देखो आपको दे रखा है, S2n का मान आ जाएगा आपके पास a, इसको मैं यहाँ पर नीचे लिख लेता हूँ a, और फिर आ जाएगा आपके पास 1 - r की घात 2n, बट्टे में आ जाएगा आपके पास 1 - r। ठीक है,
और फिर आपके पास माइनस आपने करना है किसको, एस एन को। एस एन का मान दिया आपको ए, और फिर आपको दिया है, देखना पर लिख लेंगे हम ए, आ जाएगा 1 - r⁻n, बट्टे में आ जाएगा 1 - r। ठीक है, इसको आपने सॉल्व करना है। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, मान लो यहाँ पे देखो इसका हर क्या है, बराबर है, तो हर तो आपका वही आएगा 1 - r। तो बाकी आपका ये ऐसे आ जाएगा, सेम टू सेम रिपीट हो जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे इसके अंदर मल्टीप्लाई करा दें, ठीक है, या फिर मल्टीप्लाई नहीं कराएं, तो देखो ए में ए आप कॉमन ले ले दोनों में से। जब आप ए कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा देखो आपके पास 1 - r⁻²n। ठीक है, जब आप ए कॉमन निकाल देंगे, देखो ये माइनस प्लस हो जाएगा -1, फिर ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस r⁻n। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट स्टेप की, देखो आपका 1 से 1 हो जाएगा कट, बचेगा आपके पास कितना, माइनस का, इसको हम अगले स्टेप में लिख लेते हैं। ए तो आपका रहेगा ही बाहर, अंदर बचेगा देखो आपके पास +1 से -1 खत्म, और आपके पास बचा प्लस का r⁻n, माइनस बचा आपके पास r⁻2n। ठीक है, और बट्टे में आपके पास क्या है, 1 - r। यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पर आप क्या कुछ और ऐसा कर सकते हैं, देखो अगर आप देखें, यहाँ से अगर हम देखें, ए आगे आपके पास r⁻n है, और -r⁻2n है। ठीक है, 2n का मतलब है कि आपके पास r की घात, इस दो की मतलब जो r⁻2n है उसको आप ले सकते हैं r⁻n इंटू r⁻n। ठीक है, देखो आपको पता है गुणा में क्या होती है, घातें जुड़ती हैं, तो देखो r⁻n प्लस n करेंगे तभी आपका क्या बनेगा, r⁻2n बनेगा। बस उसी का आपने यहाँ पर फायदा उठा लेना है। अब फायदा कैसे उठाएंगे, देखो नॉर्मली आपने यहाँ पर क्या कर लेना है, ए r⁻n आपने निकाल दिया कॉमन, तो यहाँ पे बचा आपके पास 1 - r⁻n बचा, बचेगा नहीं इस तरीके से देखो। ठीक है, आपने ये कॉमन निकाल दिया, इसमें से आपने कॉमन निकाल दिया, बचा क्या, r⁻n, बट्टे में आपके पास कितना, 1 - r। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब आपको क्या बोला है कि प्रथम पद का योगफल जो है, देखो प्रथम n पदों के योगफल तथा n+1वें पदों से 2nवें पद तक के पदों के योगफल का जो अनुपात है वो कितना आपको देखा है, 1/r⁻n है। अब आपने सिंपली क्या लेना है, जो आपका nवें पदों का योगफल निकल करके आया, और लास्ट जो आपका निकल करके आया किसका, 1 n+1वें पद से 2nवें पद तक का योगफल, उसको आपने क्या कर लेना है, अनुपात में ले लेना है, यानी बट्टे में। देखते हैं, तो इनको हम अनुपात में लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, इसको मान लेते हैं समीकरण 2, और ऊपर जो हमारे पास था समीकरण, इसको हमने माना था, देखो 2 तो हम मान चुके हैं, इसको हम मान लेते हैं समीकरण 3। ठीक है, अब देखो समीकरण 1, क्वेश्चन में आपसे कहा है ना कि nवें पदों का योगफल, वो आपका ये निकल करके आया। फिर उसके बाद n+1 और 2nवें पदों तक का योगफल, वो आपने ये लास्ट निकाला, तो इनका अनुपात दे रखा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे nवें पद का योगफल तथा उसके बाद आपने लिखना है n+1, यहाँ पर अनुपात ले लो, सिंपल, क्योंकि अनुपात ही दे रखा आपको, n+1 वें पद से कहाँ तक, 2nवें पदों तक, 2nवें पदों तक के योगफल का अनुपात। अब देखो आपने बीच में अनुपात लिख लिया, इसलिए हम यहाँ पे लास्ट में क्या नहीं यूज कर रहे, योगफल, मतलब अनुपात शब्द यूज नहीं कर रहे। nवें पद का योगफल अनुपात n+1वें पद से 2nवें पदों तक का योगफल, का योगफल आ जाएगा यहाँ पे कंप्लीट। अब nवें पद का योगफल आपके पास था a ब्रैकेट में 1 - r⁻n, बट्टे में था आपके पास 1 - r। अब अनुपात है, अनुपात को हम इस पूरे के बट्टे में लिख सकते हैं। ठीक है, आप डायरेक्ट ऐसे दिखा सकते हैं, या फिर आप पहले इधर दिखाओ फिर उसको बट्टे में ले आना। ऐसे आ जाएगा आपका a r⁻n, ये जो आपने अभी देखो निकाला है। ठीक है, और फिर ब्रैकेट में आपके पास 1 - r⁻n, फिर पूरे के बट्टे में कितना है, 1 - r। ठीक है, अब आपको पता है कि फर्स्ट, पहला और चौथा एक साथ हो जाएंगे, और दूसरा तीसरा एक साथ हो जाएंगे, तो यहाँ से हम देख लेते हैं
देखो ए ब्रैकेट में आ जाएगा आपके पास 1 - r⁻n। लास्ट वाला आपके पास देखो कितना 1 - r, वो आपने लिख लिया। ऐसे ही आपके पास 1 - r है ये। फिर उसके बाद आपके पास क्या बचा हुआ, गुणा में आ जाएगा a⁻r⁻n। और अंदर बचेगा देखो आपके पास, इसको मल्टीप्लाई में लिख ही रहे हैं ऑलरेडी। और अंदर ब्रैकेट में आपके पास 1 - r, यहाँ पे 1 - r⁻n। ठीक है, देखो इन दोनों की मल्टीप्लाई कराई, पहले और चौथे की मल्टीप्लाई। अब 1 - r से 1 - r खत्म, 1 - r⁻n 1 - r⁻n। ए से ए खत्म, ऊपर देखो बचा एक, नीचे बचा आर का r⁻n, 1/r⁻n। और यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक है, देखो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा लगेगा कि योगफल पूरा, तो आपने ये कैसे कर दिया, बट यहाँ पर देखो n+1 पद से 2n पद तक का योगफल आप निकालेंगे कैसे, दूसरे पद से पहला पद क्या करने पर, माइनस करने पर, योगफल है। ठीक है, तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 24 कंप्लीट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 पर। अब ये इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन बोल सकते हैं आप इसको। इसमें कहा है कि यदि ए बी सी तथा डी गुणोत्तर श्रेणी में है तो दिखाइए कि, अब देखो गुणोत्तर श्रेणी में यानी इनका सार्वनुपात क्या होगा, बराबर होगा। तो दिखाइए कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ब्रैकेट में फिर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी का होल स्क्वायर। जैसे जैसे क्वेश्चन में कहा वैसे वैसे इसका सॉल्यूशन देखेंगे। अब इस क्वेश्चन को अगर हम इजीली सॉल्व करना चाहें तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, पहले तो जैसे जैसे क्वेश्चन में कहा है कि गुणोत्तर श्रेणी में, तो गुणोत्तर श्रेणी मैंने आपको जैसे पहले बता दिया कि जो आर है सार्वनुपात वो बराबर होगा। ठीक है, और उसके बाद फिर हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे और फिर राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे और दोनों को इक्वल लाएंगे। अगर इक्वल आ गया तो आपको क्लियरली पता, अगर लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो जाएगी राइट हैंड साइड के, तो वापस में क्या हो जाएंगे, दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। अब जैसे कहा है कि ए बी सी डी गुणोत्तर श्रेणी में है, दिया है कि ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी क्या है, गुणोत्तर श्रेणी में है। ठीक है, अब जब गुणोत्तर श्रेणी में है तो इनका जो अनुपात होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, यानी आर बराबर, आप अब देखें अगर आप आर का मान निकालना चाहें तो आप पता है कि देखो पहला पद दूसरा पद तीसरा पद चौथा पद, तो ये बन जाएगा देखो, पहला पद तो आपका क्या रहेगा, नॉर्मली ए रहेगा। ठीक है, अगर आपको दूसरा अनुपात निकालना है, देखो सार्वनुपात निकालने के लिए पहला आपका बन जाएगा b/a। ठीक है, ऐसे फिर इसको इसके बट हमको पता है ना नॉर्मली कैसे निकालते हैं हम सार्वनुपात। फिर दूसरे में से यानी a2/a1 करते हैं अब तक जितने अपने पीछे क्वेश्चन देखे हैं। तो ऐसे ही आर निकालना है तो आर आपका हो जाएगा क्या, b/a। ऐसे ही फिर हम देखेंगे c/a, और फिर आ जाएगा आपका d/c, सॉरी c/a नहीं, c/b। ऐसे तो कर रहे थे देखो, अगर आपको R1 निकालना है यानी पहला अनुपात देखना है तो b/a हो जाएगा, ऐसे ही फिर c/b हो जाएगा, यानी a3/a2, ऐसे ही a4/a3 अगर सार्वनुपात निकालना है। ठीक है, अब यहाँ से नॉर्मली हम क्या करेंगे, इसको हम ले लेंगे अलग अलग, किसके इक्वल में, आर के इक्वल में। तो यहाँ से आपका बन जाएगा, देखो क्या बन जाएगा, ए के गुणा आप आर में ले जाएंगे तो ये बन जाएगा बी बराबर ए आर। बनेगा या नहीं बनेगा, देखो यहाँ पर आ जाएगा बी बराबर ए आर, इसको ले लो आप समीकरण नंबर 1। ऐसे ही आप लेंगे आर बराबर c/b, तो ये बन जाएगा आपका सी बराबर क्या, बी आर। ठीक है, सी बराबर क्या बन गया आपका, बी आर, समीकरण नंबर 2। ऐसे आप ले लो आर बराबर d/c, और ये बन जाएगा आपका डी बराबर सी आर, समीकरण नंबर 3। ठीक है, यहाँ पे आप रोमन गिनती मत लिखो, आप दूसरी उसमें लिख लो समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब यहाँ से एक काम और आपने क्या करना है, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या करना है, एक व समीकरण 2 से रोमन गिनती लिखने की आदत होगी तो भी समीकरण 2 से। ठीक है, अब यहाँ पर आपने क्या करना है, देखो अगर मैं बात करूँ, मुझे यहाँ से चाहिए सी का मान। ठीक है, सी का मान क्यों चाहिए भी आपको आगे समझ में आ जाएगा। देखो सी बराबर क्या है आपका, बी आर है। और अगर मैं यहाँ से आपको बोलूँ कि बी का मान कितना है, ठीक है, या फिर आप यहाँ से बी का मान निकाल लें। अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ से बी का मान निकालना है आपको, तो आप क्या लिखेंगे, नॉर्मली आप सी और बट्टे में आ जाएगा आपके पास आर, बराबर में आ जाएगा कितना, बी। और देखो बी का मान आपको यहाँ पर कितना दे रखा है, ए आर।
देखो समीकरण एक व दो की तुलना कर रहा हूँ मैं। तो सी, अब देखो यहाँ से मुझे चाहिए बी का मान, तो इस आर को क्या कर दिया मैंने, बट्टे में ले गया। तो सी बट्टे आर बन गया, बराबर में मेरे पास देखो क्या बचा, बी, और इस बी का मान मुझे दिया है ए आर। ठीक है, अब ये बट्टे में आ रहा है, इसको जब मैं इधर बराबर वापस ले आऊंगा गुणा में, तो बन जाएगा ये आपका ए आर स्क्वायर। बनेगा या नहीं बनेगा? तो ऐसे इस तरह से आप यहाँ पे डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, सी बराबर ए आर स्क्वायर, सी बराबर ए आर स्क्वायर। ठीक है, इसको आपने एक नया समीकरण नाम दे देना है, समीकरण नंबर 4। इतना क्लियर है? नहीं तो आप ये इधर से आप इसको रफ ले सकते हैं, रफली। ठीक है, आप चाहे तो फेर में साइड में नोट कर लीजिएगा। समीकरण 4 मिल गया। ऐसे ही अब हम लेंगे समीकरण किस किस को, 3 व 4 को। समीकरण 3 व 4 से, समीकरण 3 व 4 से जब हम समीकरण 3 और 4 को लेंगे, तो समीकरण तीसरा आपके पास क्या है, देखो डी बराबर सी आर। इसको हम रफ में समझ लेते हैं, डी बराबर सी आर। और यहाँ से हमें चाहिए डी का मान। ठीक है, तो वैसे हमारे पास अभी सी का मान अभी हमने निकाला, तो यहाँ से पहले मैं सेम आर को ले जाता हूँ इधर बट्टे में, मेरे पास बचा क्या, सी। और सी का मान देखो आपके पास कितना है यहाँ पे, ए आर स्क्वायर। तो डी बट्टे आर बराबर बन जाएगा ए आर स्क्वायर। देखो बट्टे में आ रहा है, वापस ले जाऊंगा तो ये बन जाएगा आपका क्या, ए आर क्यूब। ठीक है, तो यहाँ से समीकरण 3 व 4 से आपके पास बन जाएगा ए आर क्यूब बराबर क्या, डी। ठीक है, इसको हमने नाम दे दो समीकरण नंबर 5। इतना स्टेप आपको अच्छे से आई होप कि समझ में आ गया होगा। ये भी आप चाहें तो रफ में नोट कर सकते हैं, या फिर अलग से दिखाने के लिए आप इसको साइड में रख सकते हैं। कंप्लीट। मेनली आपने क्या निकाल लिया यहाँ से, आपके पास किस किस का मान आ गया, देखो बी का मान आ गया, फिर सी का मान आपने ये निकाला, डी का मान ये निकाला। ठीक है, अब नॉर्मली जो आपने स्टेप फॉलो करने हैं, उसमें आपने देखो लेफ्ट हैंड साइड लेनी है पहले। और ये मान हमने क्यों निकाले अभी आपको बहुत जल्दी समझ में आने वाला है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड को कुछ सॉल्व करेंगे, ऐसे ही फिर हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, और फिर दोनों को क्या निकालेंगे, इक्वल टू दिखा देंगे। तो चलो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड आपको दे रखी है, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसको हम लिख लेते हैं। देखो ब्रैकेट में दिया है आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। फिर आपको दिया है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, अभी आप लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहे हैं। देखो ए स्क्वायर आपको दे रखा है सबसे पहले, तो देखो ए स्क्वायर तो आपका सेम ए स्क्वायर रहेगा, क्योंकि आपका पहला पद तो पहला ए ही रहेगा। ठीक है, प्लस बी का मान आपको देखो कितना दे रखा है, बी का मान ये रहा, क्या है, ए आर। अब यहाँ पे बी का मान ए आर है, तो बी स्क्वायर जब करेंगे तो ये बन जाएगा आपका क्या, ए स्क्वायर आर स्क्वायर। बनेगा या नहीं बनेगा? ऐसे आपका देखो सी स्क्वायर, सी का मान अभी आपने निकाला लास्ट कितना, यहाँ पे देखो आप ए आर स्क्वायर। ठीक है, निकाला। सी का मान क्या निकाला आपने, ए आर स्क्वायर। देखो यहाँ पे इसका स्क्वायर है, तो जब आप क्या करेंगे, प्लस एक ए है तो एक आपका हो जाएगा ए स्क्वायर, और सी का सॉरी आर का स्क्वायर ऑलरेडी है और वहाँ पे भी स्क्वायर है, तो ये बन जाएगा आर की घात कितना, 4। फिर मल्टीप्लाई में वापस देखते हैं, फिर यहाँ पे देखो बी का मान आपने रखना है, बी का मान अभी आपने रखा कितना, ऊपर स्क्वायर है, तो ये बन जाएगा आपका ए स्क्वायर आर स्क्वायर सेम रहेगा। प्लस सी का मान भी आपने देखा अभी, ए स्क्वायर फिर आर की घात 4, प्लस डी का मान आपने लास्ट निकाला था, देखो ए आर क्यूब यहाँ पर लास्ट में। ठीक है, क्या निकाला आपने लास्ट, डी का मान ए आर क्यूब। ठीक है, और देखो ए आर क्यूब है, और ऊपर आपका क्या है, स्क्वायर है, यानी यहाँ पे आपके आपके पास मिल जाएगा ए स्क्वायर और आर की क्यूब पहले से, और दो आ जाएगा, और बन जाएगा ए स्क्वायर आर टू द पावर 6। ठीक है, इसको आप चाहे तो समीकरण 1 2 3 से लिख सकते हैं, मतलब 3 4 5 से। वैसे कोई जरूरत नहीं है। अब यहाँ से आप देखेंगे पहले वाले में से आपको क्या कॉमन दिख रहा है, ए स्क्वायर कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ से आप निकाल दो ए स्क्वायर कॉमन। ठीक है, यहाँ पे बचेगा देखो पहले 1, फिर आपके पास बचेगा आर स्क्वायर प्लस आर टू द पावर 4। कंप्लीट। और इधर देख लेते हैं, यहाँ पे हम देखो ए स्क्वायर आर स्क्वायर, ए स्क्वायर आर स्क्वायर, ए स्क्वायर आर स्क्वायर। तो यहाँ पे आप लिख दो आप ए स्क्वायर और आर स्क्वायर कॉमन, यहाँ पे बचेगा हमारे पास 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर क्यूब। ठीक है, देखो कितना बचेगा आपके पास, आर क्यूब या आर फोर, देखो यहाँ पे आर क्यूब नहीं आर फोर बचेगा। ठीक है, 1 प्लस आर स्क्वायर, फिर आपके पास प्लस आर टू द पावर 4। अब देखो आपका ये और ये हो गया सेम, और मल्टीप्लाई में देखो आपके सामने आ जाएगा ए स्क्वायर। ठीक है, और फिर इधर आपके पास ए स्क्वायर आर स्क्वायर, तो जब आप इनकी मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, देखो ए स्क्वायर की मल्टीप्लाई ए स्क्वायर से कराएंगे तो बन जाएगा आपका ए की घात 4, और फिर इधर आर स्क्वायर आ जाएगा।
और अंदर देखो आपके पास क्या बन जाएगा, 1 + r² प्लस आर की घात 4, और 2 बार है तो उसको हम क्या क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। यानी जब आपने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करी तो आपके पास क्या आ गया, a की घात 4 r², फिर है 1 + r² प्लस r⁴ और पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड आ गई। ऐसे अब हम सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड को। और अब हमें लेफ्ट मतलब राइट हैंड साइड को सॉल्व करके इतना लाना है। तो राइट हैंड साइड देख लेते हैं हमारे पास कितना है। ये है आपके पास ए बी प्लस बी सी, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी और पूरे का स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ पे देखो आपके पास क्या है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी और पूरे का होल स्क्वायर है। अब यहाँ से आपने मान किस किस का रखना है, ए बी का। देखो ए का मान तो आपके पास सबसे पहले ए का मान तो देखो आपका ए ही रहेगा, क्योंकि प्रथम पद है और प्रथम पद आपका सेम एज इट नोट हो जाएगा। ए का ए रहा, इंटू बी। बी का मान देखो आपके पास कितना है, ए आर। ए आर का मान रख दिया। फिर बी सी, बी का मान फिर आपका यहाँ पे आ जाएगा ए आर इंटू सी। सी का मान आपने निकाला था ए आर स्क्वायर प्लस, फिर सी का मान आ जाएगा आपके पास AR² इंटू डी का मान आपने लास्ट निकाला था AR³। यहाँ से आप देखते रहेंगे समीकरण 1, 4 और 5 में। ठीक है, और इस पूरे का क्या है आपके पास, होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब इनकी मल्टीप्लाई करा दो, देखो ए की गुणा ए से कराएंगे तो बन जाएगा आपका A² R प्लस यहाँ पे बन जाएगा आपका A² R³ प्लस यहाँ से आपका आ जाएगा A² और फिर आ जाएगा r⁴ कितना, देखो 3 और 2 गुणा में क्या होती है आपकी घातें जुड़ती हैं, तो बन जाएगा r⁵ और पूरे का क्या, स्क्वायर। कंप्लीट। अब नेक्स्ट स्टेप आप देखेंगे, यहाँ से आप कॉमन निकालेंगे। कॉमन देखो आपके पास क्या है, A² R कॉमन है। A² R कॉमन है, अंदर बचेगा देखो यहाँ पे 1 प्लस यहाँ पे बचेगा आपके पास कितना, r² प्लस यहाँ पे बचेगा आपके पास कितना, r⁴ और पूरे का स्क्वायर। ठीक है, और अब देखो जब आपने कॉमन निकाला तो ये स्क्वायर आपका जाएगा इस पूरे में, जाएगा या नहीं जाएगा, क्योंकि देखो इस पूरे का भी तो हमने सिर्फ अंदर से कॉमन लिया ना। अब जब इस स्क्वायर के अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आपका बन जाएगा, देखो A² ऑलरेडी है तो स्क्वायर और 2 पहले, तो एक बन जाएगा A की घात 4, यहाँ पे बन जाएगा आपका r की घात 2, अंदर बच जाएगा आपका A + r² प्लस r की घात 4 और इस पूरे का स्क्वायर। देखो पहले बड़े ब्रैकेट में था, बड़े ब्रैकेट से हम किस में ले गए, छोटे ब्रैकेट में, तो ये स्क्वायर इसके साथ भी मल्टीप्लाई में आ गया, इतने हिस्से के साथ, फिर स्क्वायर इसके स्क्वायर में कर दिया अलग अलग। कंप्लीट है। अब देखो आपके पास ऊपर क्या आया था, A की घात 4 R², फिर 1 + r² प्लस r⁴ और पूरे का होल स्क्वायर। यानी लेफ्ट हैंड साइड आपने शो कर दी किसके, राइट हैंड साइड के। तो लास्ट आपने क्या लिख देना है, ये पूरी इक्वेशन लिख देनी है इस इक्वेशन के इक्वल टू में। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। तो आपने लास्ट लिख देना लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। आपने वो इक्वेशन जरूर लिखनी है जो आपको ऊपर दी गई थी। ठीक है, इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा, 25 कंप्लीट। चलते हैं अब आपको लेकर के नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 पर। क्वेश्चन नंबर 26 में आपसे कहा है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनको 3 तथा 81 के बीच रखने पर प्राप्त अनुक्रम एक गुणोत्तर श्रेणी बन जाए। अब यहाँ पे आपको 3 तथा 81 के बीच में कुछ ऐसी संख्याएं रखनी है जिससे आपको एक क्या मिल जाए, गुणोत्तर श्रेणी मिल जाए। देख लेते हैं इस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन। और देखिए अगर हम इस क्वेश्चन को, तो बहुत ही ज्यादा इजी आप बोल सकते हैं इसको। जैसा आपसे कहा है कि दो संख्या, तो हम दोनों संख्याओं को मान लेते हैं। माना 3 और 81 के बीच रखी जाने वाली, या फिर आप लिख सकते हैं माना अभिष्ट संख्याएं। अभिष्ट मतलब जिस जो हमें चाहिए, अभिष्ट संख्या ए व क्या है, बी है। ठीक है, अब इनको क्या रखना है हमें, बीच में रखना है किसके, 3 और 81 के बीच में। तो आप एक लाइन लिखेंगे कि अनुक्रम आ जाएगा आपका 3, A, B। देखो बीच में ही तो रखना है, इनके बीच में 3 और 81 के बीच में, तो ये हमने रख दिया 3 और 81 के बीच में। तब आपका क्या बनेगा, ये गुणोत्तर श्रेणी होंगे, के पद गुणोत्तर श्रेणी में है, गुणोत्तर श्रेणी में होंगे। ठीक है, क्योंकि आपसे क्वेश्चन में क्या कहा है कि ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनको 3 और 81 के बीच रखने पर प्राप्त अनुक्रम एक गुणोत्तर श्रेणी बन जाए। तो हमने मान लिया है कि वो दो पद आपके ए और बी हैं,
जिसको हम अगर इनके बीच में रख दें तो एक गुणोत्तर श्रेणी में ये बन जाएंगे। ठीक है, देखते हैं आगे। तो अब सिंपली आपने क्या कर देना है, देखो अगर मैं यहाँ से अनुपात की बात करूँ, यानी सार्व अनुपात की बात करूँ, तो आपका देखो सार्व अनुपात क्या बन जाएगा, a/3। आपको पता है a2/a1 निकलता है। ऐसे ही फिर आप ले सकते हैं कितना, दूसरे पद के लिए देखो r बराबर हो जाएगा आपका कितना, b/a भी आप कर सकते हैं। ऐसे ही r बराबर ले सकते हैं आप कितना, 81/b। ले सकते हैं नहीं ले सकते, मुझे आप फटाफट कमेंट बॉक्स में बताएं। अब यहाँ तक आपने कर लिया, उसके बाद आपने सिंपली क्या लेना है, पहले आपने लेना है a/3। पहले आपने इसको आप समीकरण 1 मान लो। ठीक है, चलो इसको हम थोड़ा सा नीचे ही लिख लेते हैं। ये आप ले लीजिए समीकरण नंबर 1, और इसको आप ले लीजिए समीकरण नंबर 2, या फिर इसको आप रहने दो, चलो खाली ऐसे लिख लो। अब सिर्फ आपने क्या लेना है, a/3। वैसे आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे, तो इसलिए हम डायरेक्ट ले ले रहे हैं। देखो a/3 को हमने ले लिया, देखो r r बराबर है, तो इसलिए हम a/3 बराबर ले सकते हैं b/a। तो यहाँ से आप देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो बन जाएगा आपका a² बराबर 3b। ठीक है, अगर आप यहाँ से b का मान निकालेंगे, देखो b बराबर आ जाएगा आपके पास a²/3। इसको आप लिख लो समीकरण नंबर 1। यहाँ तक क्लियर है। अब ऐसे हम लेंगे a/3 को बराबर लेंगे किसके, इस 81/b के। और बहुत ज़्यादा इजी आपको ये लगेगा जब फाइनल आप देख लेंगे सॉल्यूशन। तो a/3 को ले लिया हमने 81/a/3 को 81/b के बराबर ले लिया। तो यहाँ से अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कराएं, देखो आपके पास आ जाएगा ab बराबर 81 × 3। ठीक है, और यहाँ से देखो आपके पास b का मान ऊपर है, तो यहाँ पर आप रखेंगे b का मान रखने पर, b का मान समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। अब देखो जब आप b का मान समीकरण 1 से लेंगे, तो समीकरण अभी आपके पास जो कंडीशन है देखो वो है ab बराबर 81 × 3, और a गुणा b का मान देखो समीकरण 1 में कितना है, a² बट्टे 3 है, बराबर में है आपका 81/3। अब देखो बट्टे में 3 है, कहाँ चल जाएगा आपका गुणा में, और a की गुणा आप कराएंगे a² से, बन जाएगा आपका a³। क्या आ जाएगा आपका 81 × 3 × 9। ठीक है, 81 गुणा कितना बन गया, आ गया टोटल 9। और 81 को हम क्या ले सकते हैं, लिख सकते हैं हम 9 × 9 × 9 लिख सकते हैं। इधर आपका क्या है, a³ और क्यूब हटेगा तो आपका क्या लग जाएगा, क्यूब रूट, और यानी आपका क्या आ जाएगा 3। अब देखो 9 9 9 3 बार है, तो यहाँ से आप क्या ले सकते हैं, एक 9 बाहर ले सकते हैं, ले सकते हैं जब आप इसका क्यूब रूट निकालेंगे। या फिर आप 81 × 9 कर लो, उसको फिर आप तोड़ लो। जब आप पेयर बनाएंगे तो देखो आपके पास आंसर निकल करके आएगा लास्ट में कितना, 9। ए का मान मिल गया, अब आपको चाहिए किसका, बी का मान, तो आप लिखेंगे ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, ए का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो जब आप ए का मान समीकरण 1 में रखेंगे, तो बी बराबर आ जाएगा आपका a² बट्टे कितना है 3। ए का मान आपने निकाला 9, और देखो 9 का स्क्वायर करेंगे बन जाएगा आपका कितना, 81, 81/3। ठीक, और 81/3 को जब सॉल्व करेंगे, देखो 3 दूनी आ जाएगा 6, 2 बचा, 3 सत्ते 21, कितना आ गया 27। तो अभिष्ट संख्या आपने लिख देनी, कौन सी आ गई, दो। अभिष्ट संख्या आपने ए और बी माना था, तो वो आपकी आ गई है। पहली संख्या आई आपकी 9, और दूसरी आई आपकी 27। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा, 26 भी हो गया कंप्लीट। अब बताओ कमेंट बॉक्स सेक्शन में कि हार्ड था या इजी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 पर। इस क्वेश्चन में कहा है कि n का मान ज्ञात कीजिए ताकि a की घात n+1 प्लस b की घात n+1 बट्टे a की घात n प्लस b की घात n, ठीक है, ये आपका बन जाए। फिर a तथा b के बीच गुणोत्तर मानते हो। अब यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला जो आपने ध्यान रखना है, याद कर लेना है, वो गुणोत्तर माध्य का सूत्र मैं यहाँ पर लेकर के आता हूँ, उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो यहाँ पे आप देखो सिंपली फॉर्मूला जैसे मैं आपको कह रहा हूँ, तो जब भी आपको ये कहा हो कि ए तथा बी के बीच क्या है, गुणोत्तर माध्य है, तो सिंपली आपने गुणोत्तर माध्य को आप किससे दिखा देते हैं, रूट में ए बी। बाकी आपका मान इधर पूरा सेम रहेगा, बस इक्वल टू में आपके पास क्या आ जाएगा, रूट में ए बी आ जाएगा, और कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस पूरे क्वेश्चन पर। ठीक है, तो देख लेते हैं। यदि, और बहुत ही ज्यादा इजी है, बस थोड़ा सा आपने ध्यान से देखना है। यदि आपको दे रखा है ए की घात n+1, फिर है आपके पास प्लस बी की घात n+1, और पूरे के बट्टे में आपके पास कितना बच्चों, ए की घात n प्लस बी की घात n। ठीक है, और फिर आपको दिया है ए तथा बी के बीच क्या हो, गुणोत्तर माध्य हो, के बीच क्या हो,
गुणोत्तर माध्य हो तब, गुणोत्तर माध्य है तो आपके सामने देखो क्या कंडीशन बनेगी, है तो आप पूरा ये सेम टू सेम एज जैसा आपके सामने लिखा है उसको आप वैसे ही नोट कर लेंगे दोबारा से। है तो तब आप इक्वल टू में क्या ले लेंगे, इसके रूट में ए भी आ जाएगा। बस इतना ही आपने चेंज करना है और आपको इसमें आप कुछ अलग से दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है। अब अगला स्टेप आपका क्या रहने वाला है, जब आपको पता है यहाँ से रूट हटेगा तो इन दोनों की घात में कितना आ जाएगा, 1/2। नॉर्मली आप क्या देखते हैं, एक की घात अगर रूट लगा, सॉरी रूट लगा है किसमें, ए पर, तो उसका भी लिख सकते हैं एक की घात 1/2। तो यहाँ से देखो आपका आ जाएगा ए की घात n+1, फिर प्लस बी की घात n+1, बटे में देखो ए की घात n प्लस बी की घात n है, जब आप इसको बराबर की तरह ले आएंगे तो ये बन जाएगा आपका ए की घात n प्लस बी की घात n, और इधर आपका देखो जब रूट हटेगा तो इसको हम लिख सकते हैं ए की घात 1/2 इंटू बी की घात 1/2, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप आपने जो ध्यान से देखना है कि इसकी मल्टीप्लाई अंदर करानी है हमने, जो 1/2 है इसकी जब मल्टीप्लाई आप अंदर करा देंगे देखो आपका इसका बन जाएगा, इधर तो आपका सेम रहेगा प्लस बी की घात n+1 था। अब इसकी मल्टीप्लाई अंदर कराएंगे, देखो ए की घात n और ए की घात 1/2, गुणा में घातें जुड़ती है तो देखो यह हो जाएगा आपका n+1/2। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा ए की घात n+1/2। फिर देखो आपके साथ अब मल्टीप्लाई में ये दोनों एक साथ, और इसकी तो दोनों एक साथ जाएंगे अंदर, ए की घात n के साथ, तो यहाँ पे आ जाएगा इंटू बी की घात 1/2। क्लियर है, फिर आपके पास प्लस, फिर अब वापस मल्टीप्लाई करानी है तो ये आ जाएगा आपका ए की घात 1/2। अब बी की घात n के मल्टीप्लाई कराएंगे बी की घात 1/2 से, फिर बन जाएगा आपका बी की घात n+1/2। क्लियर है यहाँ तक। अब अगला स्टेप आपने क्या करना है, देखो ये जो ए की घात n+1 है इसको बराबर के इधर लाओ, जो ये बी की घात n+1 है इसको बराबर के इस साइड लेके, यानी जिस जगह पर लेंगे तो देखो ये आपका बन जाएगा ए की घात n+1, माइनस आ जाएगा, देखो क्या आ जाएगा माइनस में ए की घात n+1/2। ठीक है, और फिर आपके पास बी की घात 1/2, दोनों एक साथ है, प्लस में थे और बराबर के इधर आके माइनस में। ऐसे इधर है आपके पास ए की घात 1/2, फिर है बी की घात n+1/2, और यहाँ पे प्लस में था और इधर आके माइनस में आ जाएगा बी की घात n+1। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप अब आपका क्या रहने वाला है, यहाँ से अब आपने निकालना है कॉमन। देखो आपका जब मैं यहाँ से कॉमन निकालूं, ए की घात n+1/2 क्या निकालूंगा कॉमन। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको मैं भी एक्सप्लेन कर देता हूँ कैसे। मैंने क्या निकाला, ए की घात n+1/2 कॉमन निकाला, यहाँ पर मेरे पास बचेगा ए की घात कितना, 1/2। ठीक है, फिर माइनस, अभी मैं आपको समझाता हूँ कैसे ए की घात 1/2 बचेगा, माइनस है आपके पास, देखो ये आपका पूरा बाहर चले गया कॉमन। ठीक है, बचा आपके पास कितना, बी की घात 1/2। अब देखो अगर आप वापस इस चीज की मल्टीप्लाई अंदर कराओगे तो देखो आपके पास क्या बचेगा, बनेगा, वापस देखो ये ऊपर वाला स्टेप आएगा या नहीं आएगा देख लेते हैं हम। देखो ए की घात n+1/2 है, अंदर देखो ए की घात 1/2 यानी गुणा में आएगा, कितना, ए की घात 1/2, आपको पता है गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो ए की घात n+1/2, यहाँ पे भी आ जाएगा देखो +1/2। इन दोनों को आप सॉल्व कर लो, देखो आ जाएगा 2+2 हर बराबर है 2, और 1+1 हो जाएगा 2, 2 से 2 कट करेंगे बचेगा आपका कितना, 1। तो ये बन जाएगा आपका वापस कितना, ए की घात n+1। तो इसको आपने ध्यान से रखना, देखो ए की घात n+1 आ गया, तो यहाँ से हमने इस तरह से कॉमन निकाला। क्लियर है, इसको आप चाहे तो अलग से रफ में नोट कर सकते हैं समझने के लिए कि किस तरह से आपने यहाँ पर कॉमन लिया है। ठीक है, अब अगला स्टेप देख लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में अब आपका देखो इधर वैसे ही आ जाएगा आपका बी की घात n+1/2 कॉमन, बी की घात n+1/2 कॉमन, अंदर बचेगा आपके पास ए की घात 1/2 माइनस बी की घात 1/2। अब देखो ये और ये दोनों बराबर है, और गुणा में भी हैं आपस में, तो गुणा में जब चाहे इसको इधर लेके आ जाओ बट्टे में, चाहे इसको इधर लेके आ जाओ बट्टे में, तो इससे ही आपका हो जाएगा कट। ठीक है, बचा आपके पास कितना, ए की घात n+1/2 बराबर बी की घात n+1/2। अब यहाँ से देखो दोनों आपकी घातें क्या हैं, बराबर है, तो आप इसको सिंपली क्या ला सकते हैं, एक दूसरे के बट्टे में ला सकते हैं, और इन दोनों की घात आ जाएगी कितनी, n+1/2, और जब आपकी ये कंडीशन बनेगी तो इक्वल टू में आपके पास बचेगा 1। नॉर्मली आप क्या देखते हैं कि आपको जब आप जो भी मान इधर इसको बराबर की इधर लाते हैं तो वो माइनस में आता है, बट यहाँ पे जब आपकी घातें सेम है तो आप इनकी डायरेक्ट क्या कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं, तो देखो अनुपात में आ गया, जब अनुपात में आएगा तो बराबर में कितना बचेगा आपके पास, 1। यहाँ तक क्लियर है।
अब देखो इस एक को क्या हम, अब देखो मुझे क्या करना है, अगर मुझे n का मान निकालना है, क्वेश्चन में हमें वैसे n का मान ही निकालना है, तो a बट्टे बी मुझे किसी भी तरह से बराबर के साइड लाना है। देखो अगर मेरे पास a बट्टे बी आ गया, और तो मैं सीधे क्या करूंगा, घातों की तुलना कर लूंगा, जो हम पीछे वाले क्वेश्चन में करते हुए आ रहे थे। तो क्या हम एक को हम ये नहीं लिख सकते कि a बट्टे बी की घात कितना, जीरो। देखो जब a बट्टे बी की घात जीरो आएगा, तो आपको पता है किसी भी संख्या की घात में अगर जीरो है तो आपका आंसर कितना आएगा, एक आएगा। तो इधर आपको देखो मेनली चाहिए था a बट्टे बी चाहिए था, वो आपको मिल गया। इधर आपके पास n प्लस एक बट्टे दो। देखो इसका बेस सेम है, ए बट्टे बी, तो सीधा सीधा क्या कर लेंगे, अब घातों की तुलना करेंगे, तो n प्लस एक बट्टे दो बराबर जीरो। n का मान निकालना है, तो प्लस का एक बट्टे दो है, बराबर की तरह के माइनस का एक बट्टे दो आ जाएगा। तो इस तरह से आपने निकाल लिया किसका मान, n का मान। आई होप बच्चों इस क्वेश्चन में आप बहुत कुछ नया भी सीखेंगे जिन बच्चों को नहीं पता है। तो इस तरह से बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 27 भी हो गया कंप्लीट। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपसे कहा है कि यदि सॉरी दो संख्याओं का योगफल उनके गुणोत्तर माध्य का 6 गुना है, तो दिखाइए कि संख्याएं 3 प्लस दो रूट दो का अनुपात 3 माइनस दो रूट दो के अनुपात में है। और बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को देखेंगे और बहुत ही अच्छे से आप इसको समझ जाएंगे। देखते हैं इस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन। तो जैसे जैसे बच्चों क्वेश्चन में कहा है वैसे वैसे हम इसको सॉल्व कर लेंगे। पहले तो देखो गुणोत्तर माध्य बोला है, तो गुणोत्तर माध्य आपको पता है कि संख्या को गुणोत्तर माध्य किया जाएगा, रूट लग जाएगा ए और बी के बीच में। ठीक है, तो हम पहले मान लेंगे दो संख्याएं, दो संख्याओं का योगफल बोला ना, तो पहले हम वो दो संख्या मान लेंगे। लिखा है लिख लेते हैं, माना दो संख्याएं ए व बी हैं। ठीक है, तब जैसे जैसे प्रश्न में कहा है और ए तथा बी का हम गुणोत्तर माध्य की बात करें, तो ए व बी का गुणोत्तर माध्य बराबर क्या हो जाएगा, रूट में आ जाएगा ए बी। ठीक है, रूट में ए बी। गुणोत्तर माध्य को आप सिंपली इस तरह से दिखाते हैं। अब जैसे प्रश्न में कहा है वैसे वैसे हम लिख लेते हैं। प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या कहा है कि दो संख्याओं का योगफल, दो संख्याओं का योगफल बराबर है किसके, गुणोत्तर माध्य के 6 गुना है, यानी 6 गुणा गुणोत्तर माध्य आ जाएगा, 6 गुणा गुणोत्तर माध्य। दो संख्याओं का योगफल ए और बी आपने संख्या मानी, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका ए प्लस बी बराबर आ जाएगा 6 गुणा, और रूट में आ जाएगा गुणोत्तर माध्य दिया आपको ए बी। ठीक है, इसको आप मान लीजिए समीकरण नंबर एक। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे मैं आपको एक और नया फॉर्मूला बताने जा रहा हूँ जो आपका गुणोत्तर माध्य के लिए यूज होता है मोस्टली। तो आप लिखेंगे, हम जानते हैं, बट अभी शायद आप नहीं जानते होंगे ज़्यादातर। तो आप लिखेंगे, हम जानते हैं। क्या होता है, देखो एक नॉर्मली होता है आपका फॉर्मूला ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब ये बच्चे का फटाफट, अब देखो आगे देखने से पहले कहेंगे अरे ये तो हमें आता है नॉर्मली, बट यहाँ पे आपका जो फॉर्मूला बनता है ये होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और फिर आता है माइनस का क्या, फोर ए बी, माइनस का फोर ए बी। ठीक है, इसको आपने याद कर लेना है। अब यहाँ पर सिंपली देखो ए माइनस बी तो अभी हम वैसे का वैसे ही रहेंगे, यहाँ पे भी हमने कोई छेड़खानी नहीं करनी है। बट इधर देखो ए प्लस बी का मान आपको दे रखा 6 रूट में ए बी इस पूरे का स्क्वायर माइनस का फोर ए बी। देखो 6 का स्क्वायर करेंगे आ जाएगा 36, और रूट ए बी का स्क्वायर करोगे तो बन जाएगा ए बी, माइनस का है फोर ए बी। देखो 36 में से 4 ए बी जाएगा, बचेगा आपको कितना, 32 ए बी। और इक्वल टू में इधर आपके पास क्या है, स्क्वायर है, स्क्वायर हटेगा क्या लगाओगे, रूट। तो जब आप यहाँ से क्या कर देंगे, स्क्वायर हटाएंगे, तो देखो ए माइनस बी स्क्वायर हटा, रूट लग गया 32, फिर आ गया ए बी रूट में। और 32 को जब आप रूट से बाहर निकालोगे, देखो 4 चौको 16 यानी 4, और फिर रूट में 2, देखो 4 चौको 16, 16 दूनी 32, और फिर रूट में आ जाएगा क्या, ए बी। ठीक है, ये आपको मिल गया। देखो ए माइनस बी बराबर इतना, इसको मान लिया समीकरण नंबर 2। बस लगभग लगभग आपका ये क्वेश्चन हो चुका है खत्म। देखो ए प्लस बी आपका आ गया 6 रूट ए बी, और ऐसे ए माइनस बी का आ गया आपको 4 रूट 2 ए बी। ठीक है, अब पहले हम ए और बी का मान निकालेंगे, फिर उसको अनुपात में रख करके देखेंगे कि जो हमें सिद्ध करना है वो आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो हम लिखेंगे समीकरण एक व दो को जोड़ने पर, समीकरण एक व दो को जोड़ने पर, दो को जोड़ने पर।
जब हम जोड़ेंगे देखो ये आपका बन जाएगा ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी। ठीक है, देखो आपका माइनस बी से प्लस बी खत्म हो जाएगा, बचेगा इधर आपके पास क्या, ए प्लस बी का मान है 6 रूट ए बी, फिर है प्लस आ जाएगा देखो 4 रूट 2, 4 रूट 2 फिर है रूट में ए बी। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। और देखो आपके पास क्या कॉमन है, रूट ए बी कॉमन है, रूट ए बी को हम कॉमन निकाल लेते हैं और यहाँ से आपका देखो 6 और 4 यानी 2 रूट ए बी कॉमन मिल गया। अंदर बचा 2 3 6 यानी 3 प्लस 2 दूनी 4 यानी 2 रूट 2। तो देखो ए प्लस ए को जोड़ेंगे तो आपके पास बन जाएगा 2 ए। ये दो गुणा में बराबर किधर लाओगे, बट्टे में आ जाएगा, नहीं 2/2। तो देखो इससे आपका ये खत्म हो जाएगा, बचेगा सिर्फ कितना ए का मान आ गया आपके पास बच्चों कितना, 3 प्लस 2 रूट 2 और फिर है आपके पास ए बी। ठीक है, देखो ए का मान आपको 3 प्लस 2 रूट 2 आ गया, ए बी अभी आपका खत्म हो जाएगा। ऐसे ही समीकरण एक और पहले आपने जोड़ा, अब घटा दो। समीकरण एक व दो को घटाने पर, एक व दो को घटाने पर, ठीक है अब घटाएंगे। देखो ऊपर वाले में हमने देखो ब्रैकेट नहीं लगाया जब हमने जोड़ा, बट यहाँ पे आपको ब्रैकेट लगाना जरूरी है जब आप घटाएंगे। देखो आ जाएगा आपका ए प्लस बी फिर माइनस ब्रैकेट में ए माइनस बी। ए प्लस बी का मान आपका है 6 रूट ए बी, फिर माइनस इसका मान है आपके पास 4 रूट 2 ए बी किसमें, रूट में। अब देखो आप ब्रैकेट खोलेंगे तो ए प्लस बी फिर माइनस का हो जाएगा ए, अब देखो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस बी। यहाँ से आपको फिर से और दो एक कॉमन मिल गया और मिल गया आपको रूट ए भी कॉमन मिल गया। अंदर बचा देखो 2 3 6 3 माइनस 2 रूट 2। ठीक है, देखो माइनस ए से प्लस ए खत्म, बी प्लस बी हो जाएगा आपका 2 बी बराबर में 2 रूट ए बी। अंदर बचा आपके पास 3 माइनस 2 रूट 2। इस दो से ये दो फिर खत्म, बी बचा आपके पास कितना, 3 माइनस गुणा में आगे पीछे आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 2 रूट 2 और आ जाएगा आपके पास कितना रूट में ए बी। अब आपको तो क्या दे रखा है, अनुपात दे रखा है, देखो अनुपात में तो अब यहाँ पे आप ले लेंगे ए व बी का अनुपात। ठीक है, लास्ट में आपने लिखना क्या है, ए व बी, या फिर सीधे सीधे लिख लो ए अनुपात बी। तो ए है आपके पास ऊपर कितना, 3 प्लस 2 रूट 2 और फिर है रूट में कितना ए बी, बट्टे में देखो फिर 3 माइनस, यहाँ पे देखो ये बी का मान ये रहा, 3 माइनस 2 रूट 2 और फिर है रूट में ए बी। अनुपात का मतलब बट्टे हो जाता है, ए बी से ए बी खत्म। देखो आपके पास कितना बचा, ए अनुपात बी जो आपको सिद्ध करना था वो आपका आ चुका है। देखो 3 प्लस 2 रूट 2 अनुपात 3 माइनस 2 रूट 2, और यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था। देखो स्टार्टिंग क्वेश्चन में। आई होप बच्चों इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से समझ गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 पर। क्वेश्चन नंबर 29 में आपसे कहा है, यदि ए तथा जी दो धनात्मक संख्याओं के बीच क्रमशः समांतर माध्य तथा गुणोत्तर माध्य हो, तो सिद्ध कीजिए कि संख्याएं ए प्लस माइनस रूट में ए प्लस जी फिर ए माइनस जी। अब ये देखो गुणोत्तर माध्य से रिलेटेड आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, देखते हैं इस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन। अब यहाँ पे बच्चों आप पीछे ये तो आपको पता चल चुका है कि समांतर माध्य क्या होता है। ठीक है, सॉरी गुणोत्तर माध्य क्या होता है। यहाँ पे आप समांतर माध्य का एक फॉर्मूला और जो अब नया देखने वाले हैं। देखो ए को हम दिखाते हैं किससे, समांतर माध्य थे, समांतर माध्य से, तथा जी को दिखाते हैं हम गुणोत्तर माध्य से। अब इनके बीच में हमने दो धनात्मक संख्याएं देखनी है तो लिख लेंगे, माना दो संख्याएं ए व बी है, दो संख्याएं, और बहुत ही ज्यादा इजी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप कह सकते हैं, माना दो संख्याएं ए व बी है, इसको हम ए कॉमा बी मान लेते हैं। ठीक है, और धनात्मक संख्या आप धनात्मक चाहे तो डालना चाहे तो डाल सकते हैं। तो तब हम संख्याओं का समांतर माध्य देखेंगे, संख्याओं का समांतर माध्य। अभी मैंने आपको बोला समांतर माध्य को हम किससे दिखाते हैं, कैपिटल ए से, तो कैपिटल आ जाएगा। देखो समांतर माध्य निकालने का सिंपल सा जो फॉर्मूला है वो है ए प्लस बी, यानी दोनों संख्याओं का योगफल बट्टे 2। ठीक है, अब यहाँ से अगर मैं पूछूं कि मुझे चाहिए किसका मान, अगर देखो सिंपल ए प्लस बी का आपसे अगर मैं मान पूछूं तो आ जाएगा आपका 2 है। देखो क्योंकि इसकी जरूरत आपको आगे पढ़ने वाली है, इसको मान लेते हैं समीकरण 1।
ठीक है, ऐसे ही गुणोत्तर माध्य आपको पता है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे संख्याओं का गुणोत्तर माध्य। अब गुणोत्तर माध्य क्या होगा, सिंपल क्या लग जाएगा, रूट। तो संख्याओं का गुणोत्तर माध्य क्या आ जाएगा आपके पास, गुणोत्तर माध्य को आप किससे दिखाते हैं, जी से। तो ये आ जाएगा आपका जी बराबर रूट में ए बी, और यहाँ से आप रूट्स हटाएंगे तो इधर क्या बन जाएगा आपका जी स्क्वायर, बराबर में आ जाएगा आपके पास कितना, ए बी। यहाँ तक क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक फॉर्मूला दिखाया था ए माइनस बी का होल स्क्वायर, वही आपने फिर से यूज करना है यहाँ पर। तो हम लिखेंगे, हम जानते हैं, कितने लोगों को याद हुआ वो फॉर्मूला, हम जानते हैं क्या कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है किसके, ए प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस 4 AB के। यही आपने थोड़ी देर पहले भी देखा था फॉर्मूला। बस यहाँ पर आप वैल्यू रख दो, देखो ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का मान देखो आपने कितना देखा यहाँ पे, 2A, तो यहाँ पे हमने रखा 2A, इसका हो जाएगा स्क्वायर माइनस का 4 इंटू ए बी का मान देखो, ए बी का मान आपने आपके पास कितना है, जी स्क्वायर। अब 2A का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4, और ए का करेंगे तो बन जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस का 4 जी स्क्वायर। अब यहाँ से आप देखेंगे 4 आपके पास कॉमन है, 4 कॉमन निकालो, अंदर बचेगा आपके पास ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, और ए देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नॉर्मली आप देखेंगे ये फॉर्मूला जो आप क्लास 9 10th में सीखते आ रहे हैं, क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो हम आप लिख लेंगे ए प्लस जी, और आ जाएगा आपके पास ए माइनस जी। कंप्लीट है। और इधर आपके पास कंटिन्यू चलते हुआ आ रहा है क्या, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये आप सभी स्टेप यहाँ पे कंप्लीट कर लीजिएगा। अब यहीं पर आप नेक्स्ट स्टेप क्या देखने वाले हैं, स्क्वायर इधर से हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा, रूट। तो देखो आपके पास आ जाएगा ए माइनस बी बराबर रूट में 4A प्लस जी है, और फिर आपके पास ए माइनस जी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो 4 को रूट से बाहर निकालेंगे तो बन जाएगा आपके पास 2, और अंदर बचेगा आपके पास ए प्लस जी, और आ जाएगा ए माइनस जी, और इधर आपके पास ए माइनस बी। इसको आप ले लीजिए समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब देखो समीकरण 1 और 3 को हम जोड़ेंगे फिर घटाएंगे, जैसे पिछला क्वेश्चन किया सेम टू सेम वैसे ही। समीकरण 1 व 3 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 3 को जोड़ने पर आपको दो संख्या निकालनी है, धनात्मक संख्या, तो जोड़ेंगे तो देखो बन जाएगा आपका ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी। तो ए प्लस बी का मान था देखो आपके पास कितना, ए प्लस बी कह रहा हूँ, जब हम जोड़ेंगे तो यहाँ से आपका आ जाएगा, देखो ए प्लस बी बराबर कितना है, 2A है। ठीक है, तो यहाँ से आप लिख देंगे यहाँ पे 2A प्लस इधर आएगा आपका 2, फिर रूट के अंदर ए प्लस जी, फिर आ जाएगा आपका ए माइनस जी। क्या क्या आपने सिर्फ देखो ए प्लस बी का मान इधर है 2A, वो आपने 2A ले लिया, फिर ए माइनस बी का मान है 2 रूट के अंदर, ये आपका पूरा। फिर यहाँ से आप देखो माइनस का बी प्लस बी खत्म, आपका बचा 2A बराबर देखो, और यहाँ पे आप दो कॉमन निकालो, दो जब आप कॉमन निकालेंगे अंदर आपके पास बचेगा ए प्लस रूट के अंदर आ जाएगा ए प्लस जी, और इधर आ जाएगा आपके पास ए माइनस जी। ठीक है, अब ये तो आपने क्या किया, जोड़ा। अब दो से देखो, दो आपका खत्म हो जाएगा, गुणा में बट्टे में आ जाएगा, तो ए का मान आपके पास बच्चों कितना आ गया, ए प्लस रूट में ए प्लस जी, और इधर आ गया आपके पास ए माइनस जी, जब आपने क्या किया, इसको जोड़ा। ठीक है, ऐसे ही आप लेंगे समीकरण 1 व 3 को घटाने पर, समीकरण 1 व 3 को घटाने पर, जब आप समीकरण 1 और 3 को घटाएंगे तो देखो आपका ए प्लस बी, और मैंने आपको पहले ही बताया था जब आप माइनस करेंगे तो आपने ब्रैकेट लगा लेना है। ठीक है, बराबर आ जाएगा देखो आपका 2A, माइनस आ जाएगा इधर, समीकरण 3 में मान दे रखा आपको 2, और रूट में है आपके पास ए प्लस जी, फिर ए माइनस जी। अब देखो ब्रैकेट को जब आप ओपन करेंगे तो ये बन जाएगा आपका ए प्लस बी, फिर माइनस का है, फिर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस बी। फिर यहाँ से आप दो कॉमन निकालेंगे, अंदर आपके पास आ जाएगा देखो ए माइनस
रूट में ए प्लस जी और फिर ए माइनस जी। कंप्लीट। अब फिर यहाँ पे देखो माइनस ए से ये खत्म, बचा आपके पास कितना, प्लस का 2b, बराबर में देखो 2 है, 2, और इसको चलो हम रिपीट ही कर लेते हैं बार बार लिखने से अच्छा। ये आ गया इतना। अब देखो 2 से 2 आपका हो जाएगा कैंसिल, खत्म। तो b बराबर आ गया आपके पास कितना, a माइनस रूट में a प्लस जी और फिर आपके पास a माइनस जी। ठीक है। अब बट आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि सिद्ध कीजिए कि संख्याएं a प्लस माइनस इतना 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 है, जो दो संख्या हैं वो आपकी, ठीक है, वो आपको शो करना है। तो लास्ट में आपने क्या लिख देना, संख्याएं, संख्याएं आपकी क्या है, ए बी है। तो संख्याएं एक देखो एक प्लस में, नॉर्मली देखो पूरा सेम टू सेम आया है। ऊपर देखो आपका आया था ए प्लस, बाकी अंदर सेम है, यहाँ पे आया ए माइनस। तो जो आपको सिद्ध करना है तो वो आप लिख दीजिए, देखो ए फिर प्लस माइनस आपका चिन्ह आ गया, बाकी तो पूरा सेम ही तो है। आ जाएगा ए प्लस जी फिर ए माइनस जी। देखो जो चीज़ हमें यहाँ पे सिद्ध करनी है, शो करनी है, ए प्लस माइनस है। देखो एक बार ऊपर आंसर है आपका प्लस में, नीचे एक बार आंसर है माइनस में, तो आप नॉर्मली इसको क्या लिख सकते हैं, ए प्लस माइनस रूट में ए प्लस जी और ए माइनस जी। इस तरह से आपका बच्चों ये क्वेश्चन भी हो गया कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 29। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। इसमें कहा है किसी कल्चर में बैक्टीरिया की संख्या प्रत्येक घंटे पश्चात दुगनी हो जाती है यदि प्रारंभ में उसमें 30 बैक्टीरिया थे। ठीक है। तो बैक्टीरिया की संख्या दूसरे चौथे तथा nवें घंटों के बाद क्या होगी, यानी सिंपली आपसे ये कहा है कि दूसरा पद, चौथा पद और nवां पद आपको निकालना है। देखते हैं इस क्वेश्चन का भी आंसर। और क्वेश्चन में देखो जो जैसे जैसे कहा है वैसे वैसे इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो क्लियरली आपके सामने सब कुछ दे ही रखा है, कुछ अलग से आपको नहीं करना है। देखो बोला है किसी कल्चर में बैक्टीरिया की संख्या स्टार्टिंग में कितनी थी, 30। यानी आप ये कह सकते हैं कि ए का मान आपके पास कितना है, 30। फिर अनुपात, यानी जैसे क्वेश्चन में आएगा कि प्रत्येक घंटे में दुगनी हो जा रही है। अब आर का मान कितना हो जाएगा, सीधा सीधा 2। ठीक है, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है आपको दुगनी हो जा रही है, और आपका मान ऐसे ही आप देखते हैं कि A2/A1 करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जा रहा है, आर का मान सीधा दुगना हो जा रहा है। ठीक है, अगर पहले आपका कितना है, 30 है, तो अगले घंटे में कितना हो जाएगा, दुगना यानी 60। फिर ऐसे ही देखो अब मान कैसे निकाला, पहला पद आपका 30 आ गया, अगला 60 हो गया, फिर अगले घंटे में दुगनी हो जा रही है, यानी इसका कितना आ जाएगा, 120। मान लो A1 आपका 30, A2 आपका 60, A3 आ गया कितना है, 120। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा कि आर का मान दो कैसे है, तो देखो A2/A1 निकालते हैं, A2/A1, देखो A2 का मान 60 और A1 का मान कितना, 30, सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 2। ठीक है, तो इस तरह से सीधे सीधे आपको समझ में आएगा कितना, आर का मान 2 आ गया है। अब आपसे कहा है यदि बैक्टीरिया की संख्या दूसरे चौथे तथा nवें घंटों के बाद, nवें घंटों के बाद की बात कर रहे हैं। तो जैसे आपका यहाँ पे दूसरे बैक्टीरिया की संख्या हम लिख लेते हैं, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की संख्या 2 घंटे के बाद, देखो 2 घंटे के बाद बोला है, यानी तीसरा घंटा आपका शुरू हो चुका है। ठीक है, यानी तीसरे घंटे में, तीसरे घंटे में, यानी अब आपको तीसरे घंटे का अगर हम बात करें तो तीसरे घंटे के लिए आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, AR(n-1), और n का मान आपका हो जाएगा कितना, 3 - 1। तो ये हो जाएगा आपका AR की घात 2। ए का मान आपके पास कितना है, 30, गुणा आर का मान है आपके पास 2, और 2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 4। तो 30 गुणा हो जाएगा 4 और 4 हो जाएगा 12, कितना है, 120। यानी 2 घंटों के बाद बैक्टीरिया की संख्या कितनी हो जाएगी, 120। ऐसे ही फिर आप निकालेंगे किसके, अगला जो दे रखा है चौथे यानी 5वें घंटे में। तो इस लाइन को हम यहाँ से रिपीट कर लेते हैं पूरा ही, बस लास्ट में थोड़ा सा सही कर लेंगे। और क्वेश्चन आप देख रहे हैं कितने क्वेश्चन और लगातार हालत कैसी हो रही होगी इन सभी क्वेश्चंस को कंप्लीट करते हुए। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा सही कर लेता हूँ। बैक्टीरिया की संख्या अब आपकी आ जाएगी कितने घंटे के बाद, 4 घंटे के बाद। अब इस तीसरे की जगह आ जाएगी यानी 5वें घंटे में। बैक्टीरिया की संख्या 4 घंटे के बाद यानी 5वें घंटे में, 5वें घंटे में। तो इसके लिए फॉर्मूला बन जाएगा आपका A R की घात 5 - 1। तो ये बन जाएगा आपका AR की घात 4। ए का मान है आपके पास 30, गुणा आर का मान 2 और इसकी घात कितना, 4। देखो 2 की घात 4 है, यानी
दो, दो की गुणा आप 4 पर करेंगे, 2 गुणा 2 गुणा कितना आ जाएगा, देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 16, सॉरी 16 16 32, 16 48, कितना आ जाएगा आपके पास 480। 4 घंटे बाद यानी 5वें घंटे में आपके पास बैक्टीरिया की संख्या कितनी आ जाएगी, 480। फिर ऐसे इसी प्रकार हम देखेंगे nवें घंटे के लिए, वो हम लिख लेते हैं। इसी प्रकार nवें घंटे के बाद, nवें घंटे के बाद, या फिर हम लिख सकते हैं कि n+1, n+1 देखो, nवें घंटे यानी n घंटा खत्म हो गया, उसके बाद अगला है यानी n+1 घंटा स्टार्ट हो जाएगी, n+1 वहाँ घंटा प्रारंभ होने के ठीक पहले, शुरू होने के ठीक पहले, शुरू होने के ठीक पहले बैक्टीरिया की संख्या आपने निकालनी है, तो लिख लेंगे आप सिंपल, ऊपर बैक्टीरिया की संख्या। देखो अब इसके लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ए आर की घात n-1, तो नॉर्मल फॉर्मूला हो गया nवें पद के लिए। अब बट आपका क्या है, अब यहाँ पे देखो आपका बन जाएगा +1 और -1। अब यहाँ पे देखो n का मान कितना है आपके पास, n+1, और फॉर्म नॉर्मल जो फॉर्मूला होता है वो था आपका n ए आर की घात n-1। अब nवें घंटे के बाद यानी n+1 घंटे के बाद, तो इस n का मान हो जाएगा n+1, और ऑलरेडी -1 है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, देखो ये आपका बन जाएगा ए आर की घात, जब इसको खोलेंगे तो देखो +1 -1 खत्म हो जाएगा, बचेगा कितना n। तो ए का मान आपके पास 30 गुणा आर का मान है आपके पास 2 की घात n, तो ये बन जाएगा कितना, इसको आप सिंपली लिख सकते हैं। अब देखो इसका आगे आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते, तो मेनली आपका यही हो गया फाइनल आंसर, यानी nवें पद के बाद बैक्टीरिया की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 गुणा 2 की घात n होगी। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों आपका ये क्वेश्चन भी हो गया कंप्लीट। आई होप इस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 पर। क्वेश्चन नंबर 31 है, इसमें कहा है 500 रुपए धनराशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 10 वर्षों के बाद क्या हो जाएगी, ज्ञात कीजिए। अब ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है। इसमें थोड़ा आपको चक्रवृद्धि ब्याज से रिलेटेड फॉर्मूले भी देखने हैं, तो देख लेते हैं इस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन। तो इसके लिए बच्चों मेनली आपको क्या पता होना चाहिए, एक फॉर्मूला जो होता है चक्रवृद्धि ब्याज का। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज होता है बच्चों आपका मूलधन, ठीक है, ब्रैकेट में आ जाएगा आपका 1+दर/100 गुणा समय। बस इस सूत्र में मान रख दो, खेल खत्म। आपका मूलधन दिया आपको 500 गुणा 1+दर आपको दे रखी 10% वार्षिक बट्टे 100, और समय आपको दे रखा कितना, 10 वर्ष। देखो ये आ जाएगा आपका 500 गुणा, जीरो से आपका जीरो खत्म, अब 10 एक बचा आपके पास कितना, 1+1/10 अगला स्टेप 500 गुणा, देखो 10 एकम 10 प्लस 1/10, और इसकी घात आ जाएगा कितना, 10। तो फाइनल आंसर देखो आपके पास आ जाएगा 500 गुणा 11/10 की घात 10, और देखो 11 में जब आप 10 से भाग देंगे तो ये आपका बन जाएगा कितना, 1.1। तो फाइनल देखो आप आंसर यहाँ पे देख लीजिए, आ जाएगा 500 गुणा 10 से जब आप भाग देंगे तो बन जाएगा 1.1, और इसकी घात कितना है आपके पास, 10। तो यानी P बराबर आ जाएगा, P यानी क्या आपका जो राशि है वो आपकी हो जाएगी इतनी। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, 500 रुपये पर चक्रवृद्धि ब्याज पर 10 वर्षों के बाद क्या हो जाएगी, तो 10 वर्षों बाद आपकी इतनी हो जाएगी, खेल खत्म। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा, 31 भी हो गया कंप्लीट। चलते हैं आपके लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 पर। क्वेश्चन नंबर 32 में कहा, यदि किसी द्विघात समीकरण के मूलों के समांतर माध्य, और बहुत ही इजी क्वेश्चन है, और लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, मूलों के समांतर माध्य एवं गुणोत्तर माध्य क्रमशः 8 तथा 5 है, तो द्विघात समीकरण लिखिए। समांतर माध्य गुणोत्तर माध्य आपको समझ में आ चुका है पहले ही, a+b/2 समांतर माध्य, और रूट में ए बी आपका गुणोत्तर माध्य होता है। ठीक है, अब मूलों की बात हो रही, तो मूल हम मान लेते हैं ए और बी। माना द्विघात समीकरण के मूल, माना द्विघात समीकरण के मूल, समीकरण के मूल ए व क्या है, बी है। तब समांतर माध्य क्या हो जाएगा इनके लिए, तब समांतर माध्य बराबर हो जाएगा a+b/2, और समांतर माध्य आपको दे रखा है देखो कितना, 8, तो आ जाएगा आपका 8 बराबर
ए प्लस बी बट्टे दो, बट्टे में दो है, गुणा में चल जाएगा, तो यानी आपके पास आ जाएगा ए प्लस बी बराबर 16। समीकरण नंबर ले लो एक। पहला स्टेप कंप्लीट। फिर मूलों का गुणोत्तर माध्य देख लेते हैं। मूलों का गुणोत्तर माध्य। अब ये होता है आपका क्या, रूट में ए बी है, जो आपके आपके मूल है वो है ए बी, और इनका गुणोत्तर माध्य हो जाएगा रूट में ए बी। और इसका मान आपको दे रखा है कितना, 5। यहाँ पे आ जाएगा आपके पास कितना, 5 बराबर में रूट ए बी। और आपको पता है रूट हटेगा क्या लग जाएगा, स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 25। समीकरण नंबर 2 ले लो। अब द्विघात समीकरण के लिए एक आपने समीकरण देखी थी क्लास 10th में एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर सेकंड में। ठीक है। सेकंड के सेकंड क्वेश्चन में द्विघात समीकरण नॉर्मली जो होता है वो देखो, उसको हम इस रूप में लिखते हैं। द्विघात समीकरण बराबर जो होता है वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग, मूलों का योग, फिर प्लस मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल। ठीक हो गया। और बराबर में आपका क्या रह जाएगा, जीरो। द्विघात समीकरण के हमेशा इक्वल टू में क्या आ जाएगा, जीरो। देखो एक्स स्क्वायर आपका सेम सेम टू सेम रहा। मूलों का योग यानी ए प्लस बी आपका आ जाएगा, मूल भी आपके क्या है ए प्लस बी, प्लस गुणनफल आपका क्या आ जाएगा, ए बी इक्वल टू जीरो। अब देखो एक्स स्क्वायर आ गया आपके पास, ए प्लस बी का मान है आपके पास 16। ठीक, और देखो यहाँ पे एक्स भी आता है आपके पास, तो एक्स गुणा अंदर करेंगे 16x प्लस ए गुणा बी, ए गुणा बी का मान दिया आपको 25 बराबर जीरो। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो द्विघात समीकरण निकल करके आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 25। इसी के साथ बच्चों आपकी एक्सरसाइज हो चुकी है कंप्लीट, और ये क्वेश्चन भी फाइनल कंप्लीट, और इसी के साथ चैप्टर भी आपका हो चुका है कंप्लीट। यानी 8वां जो चैप्टर था अनुक्रम तथा श्रेणी वो हो गया कंप्लीट। आई होप बच्चों पूरा चैप्टर आपने एंजॉय किया होगा और बहुत अच्छे से आपको चैप्टर भी समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। और हमारी वेबसाइट है composer.com, यहाँ वहाँ पर आपको ये सारे क्वेश्चंस एज अ पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, उनके सॉल्यूशन मिल जाएंगे, और आपके नोट्स मिल जाएंगे आपको हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम सभी सब्जेक्ट्स के। जरूर विजिट करिएगा composer.com। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 9 के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।